knowledge to the आज का members। वेबिनार है और ये जो आज का वेबिनार है ये भी ये उसकी एक ही कड़ी है। चेन ऑफ एक वेबिनार्स चेन हैं, ऑफ वेबिनार्स सेमिनार्स हैं, हैं, सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस हैं, हैं, वर्कशॉप्स कॉन्फ्रेंसेस हैं हैं, जो कि वर्कशॉप्स पाकिस्तान हैं, टेक्स बार की जो कि की है। पाकिस्तान तो टेक्स ये बार ने की एक हैं। हमारी तो ये एक जो है हमारी एक जो है काविश है एक जो कि हम काविश है। दूसरा जो है वेबिनार वो कर रहे हैं पाकिस्तान टेक्स बार के फोरम पे। तो उम्मीद है आप सब लोग जो है इससे मुस्तफीद होंगे। एक बात जो है मैं वो जरूर इस मौका पर करना चाहता हूँ और क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमें जो है सिर्फ इस अंदाज से लिया जाए, एफबीआर हो या कोई अदारा हो, कि हम जो एडवाइजर हैं या कौंसल हैं वो उन लोगों की हैं जो कि टैक्स नेट पे है, और हम उनको एडवाइस करते हैं जो कि टैक्स नेट में होते हैं, जो टैक्स गुजार होते हैं। और जो लोग टैक्स नेट पे नहीं है, ना तो हम उनके एडवाइजर हैं, ना ही हम उनके कौंसल हैं, ना ही हम किसी भी फोरम पर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए मेरी दरखास्त जो है महकमों से भी यही कही जाएगी कि जब वो हमारे बारे में सोचें, जब हमें कंसिडर करें, तो वो इस तरह ही कंसिडर करें कि ये टैक्स पेयर्स हैं और टैक्स पेयर्स के नुमाइंदे हैं। हम उन लोगों के किसी सूरत में कभी भी नुमाइंदे नहीं रहे हैं जो कि टैक्स नेट में नहीं, और हमने कभी भी जो कि सपोर्ट नहीं टैक्स नेट किया, में नहीं, और और ना ही हमने किसी कभी हमारे भी मेंबर सपोर्ट नहीं ने किया, ये कहा और ना है ही किसी कि हमारे आप लोग मेंबर टैक्स ने नेट पे कभी नहीं। कहा है कि आप लोग टैक्स नेट पे नहीं। अब हम हमेशा जो है एजुकेट एजुकेट करते हैं, एजुकेट करते हैं जो भी शख्स हमसे रब्ता रखता है या या कोई भी कोई मौका मौका होता है, होता है, हम हम ये ये कहते कहते हैं हैं कि कि सबसे सबसे पहले जो पहले है जो है आपका आपका जो जो वीजा वीज़ा है है वो ये वो है ये कि है कि आप आप टैक्स टैक्स नेट नेट पे पे आए, आए, और और उसके उसके बाद बाद जो जो है है आगे जो आगे जो हम हम आपको आपको दिखाएंगे। ये ये जो है ये हम जहन में ज़हन हमारे में में बारे में रहना रहना चाहिए, चाहिए, और और हमारे हर हमारे हर मेंबर को मेंबर जो को है इस जो बात है पे बात इस करनी बात पे बात चाहिए, करनी और चाहिए, इसको और इसको प्रमोट करना प्रमोट करना चाहिए। चाहिए। नंबर ऑफ नंबर टैक्स ऑफ पेयर टैक्स जो है पेयर वो जो है वो बढ़ानी बढ़ानी चाहिए। ये चाहिए। ये मुल्क मुल्क के के मुफाद में मफाद भी में है, भी है, और और ये ये अदालत के अदारों के मुफाद मफाद में में भी है, भी है, और और ये ये टैक्स टैक्स बार बाज के के मुफाद मफाद में भी है। में भी है। अब अब जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं, मैं उसको बिल्कुल टच इसलिए नहीं करूंगा कि ये डोमेन सिर्फ और सिर्फ स्पीकर की होती है। उस पे एनक्रोचमेंट जो होती है वो समझता हूँ वो कोई जी हाँ। प्रेसिडेंट करे, कोई और शख्स करे, वो ना मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैं कभी भी इस पे नहीं हूँ कि वो उस पे एनक्रोच किया बंद कर जाए। दिया। ये टोटली जो है सब्जेक्ट होता है, ये स्पीकर का ही होता है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की होती है। एक बात मैं सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि हमारे मेंबर्स को जो है वो चाहिए कि हम जो इन्फ्लेशन है अपना रोल अदा करें कि इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। ये जो सप्लीमेंट्री बिल आया है या एक्ट आया है, इस एक्ट की वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होने वाली है, और इसमें जो हमारे सियासतदान या हमारे एफबीआर के मेंबर्स या दूसरे लोग जो कहते हैं इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल गलत है। लेकिन हमारा जो किरदार है, टैक्स बार का किरदार इन्फ्लेशन को कम करने में या रोकने में बहुत अहम है। और वो अहम ये है कि हम अगर एजुकेट करें अपने क्लाइंट्स को कि आपने जो प्राइसेस हैं वो किस तरीके से फिक्स करनी है, तो मेरा ख्याल है हम इस महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। होता क्या है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो हमारे साथियों का एक्सपीरियंस है, वो ये है कि जब जो सेलर है या रिटेलर है, जब वो कैलकुलेट करता है जो उसकी सेल प्राइस है, वहां गलती करता है। उस गलती की वजह से इन्फ्लेशन जो है वो उसका रेट बहुत बढ़ा। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स है जो कारोबारी आदमी है, उसने अगर एक चीज 1 लाख रुपए की खरीदी है, तो वो उस पे 17% जब सेल टैक्स पे करता है तो उसकी प्राइस 1,17,000 रुपये हो जाती है। अब वो क्या करता है कि अपना प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करता है, से 20% प्रॉफिट उसने कैलकुलेट करना है, तो वो 1,17,000 के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट करता है 20%। जब वो 1,17,000 पे 20% उसका कैलकुलेट कर देता है, तो वो उसका 23,400 रुपये 23,400 उसकी कॉस्ट में शामिल करके उसकी सेल प्राइस फिक्स कर देता है, जो कि 1,40,400 रुपये हो जाता है, जो कि गलत है। और इससे इन्फ्लेशन में इजाफा होता है, और वो चूंकि उसकी समझ नहीं आ रही होती कि उसने किस तरह प्राइस फिक्स करनी है, तो ये हमें उसको गाइड करना है कि आपकी जो परचेज प्राइस है वो 1,17,000 नहीं है, बल्कि आपकी प्राइस जो है वो 1 लाख है, जो आपने जो कॉस्ट कर रही है। अब आपने अपना जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो कॉस्ट प्राइस पे करना है, और वो बनता है 20,000। अब 1,20,000 रुपया जो है आपको इसकी सेल प्राइस बनती है। तो जो आपने
20,000 रुपया आपने सेल टैक्स करना है, वो सेल टैक्स को जमा कर लें। और जो सेल टैक्स आपने पहले से पे किया हुआ है, क्योंकि उसका आपको इनपुट मिल जाना है, तो इसलिए वो आप उसको ना अपनी कॉस्ट में शामिल करें, ना उसको अपने प्रॉफिट में शामिल करें, ना उसको अपनी जेब में डालें। और ये जो है अगर आप इस तरीके से कॉस्टली करेंगे, तो इसमें जो है वो आपको जो प्राइस फिक्स करेंगे वो 1,23,400 रुपये बनेगी, ना कि 1,40,400 रुपये बनेगी। इस तरीके से हम अपना रोल अदा कर सकते हैं कि अगर हम उसको गाइड कर दें, उसको टीच कर दें कि जी आपने ये जो है ये इसकी प्राइस किस तरीके से फिक्स करनी है। दूसरी बात जो हमारा फर्ज है, कौमी फरीजा ये है, वो ये उनको बताएं कि ये जो सेल टैक्स जो आप चार्ज कर रहे हैं, ये एक्चुअली टैक्स आपका है ही नहीं। ये टैक्स तो बायर का है, एंड कंज्यूमर का है जो अदा करता है। आपने सिर्फ आपका रोल एज कलेक्टिंग एजेंट है, और कलेक्टिंग एजेंट का काम ये है कि सेल टैक्स वसूल करके गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराना है। बस इतनी सी बात है। और अगर मैं समझता हूं कि वो सेल टैक्स एक अमानत है उस शख्स के पास जो कि उसको कलेक्ट कर रहा है, और किसकी अमानत है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अमानत है। तो ये अगर आप इसको गवर्नमेंट के पास जमा नहीं कराते हैं, तो इसमें तो टैक्स चोरी तो कोई किया ही किया हुआ है, लेकिन आपने इसमें अमानत में खयानत की है। जो अमानत थी कि जो कि हमने वसूल की थी गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराने के लिए, वो हम जमा नहीं करा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। तो इस तरह अगर गाइड करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो इन्फ्लेशन जो है वो बहुत, जिसको मैं आगे देख रहा हूँ, बहुत बड़ी होनी जाने जा रही है। और लोगों की जो बाइंग पावर है पहले भी कम है और ज्यादा कम होने जा रही है, और स्पेशली जो सैलरीड क्लास है, और उसको जो है वो बिल्कुल ही इसको बहुत ज्यादा इफेक्ट किया जा रहा है। तो हम अपना रोल अदा करते हुए अपने जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको गाइड करेंगे, तो इंशाल्लाह जो हमने अपना रोल जो है हम समझेंगे कि हमने अल्लाह के रूबरू जब पेश होंगे बताएंगे कि हमने अपना रोल अदा कर दिया था। क्योंकि जो आगे लेक्चर बहुत लंबा है, चोई साहब ने बहुत ज़्यादा तैयारी की हुई है। मैं मुख्तसर करते हुए आप लोगों का इन एडवांस शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। अगर कोई गलती, कोताही, कोई दरमियान में कोई हो जाए तो उसके लिए इन एडवांस जो है वो माजूद कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बियरिंग मी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। वर्दी प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन। अब हम बिला ताखीर जो बेसिक अमेंडमेंट्स हैं, जो आज का बड़ी खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन मुझे लग रहा है चोर साहब ने बनाई है, और हम तो हमेशा इनके मदार रहते हैं, और इनका खास बिलखुसूस दोस्तों के साथ नॉलेज शेयर करने का जो एक मैं समझता हूँ कि इनका खुसूसियत है, वो सबसे इम्तियाज है। और मैं बिला तखीर अब चौधरी जाहिद अतीक साहब, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन और फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि जाहिद साहब आएँ, और आज जो आपने बड़ी मेहनत से पिछले तकरीबन मुझे अंदाज़ा है कि 1 वीक से आप ये जो सारी चीज़ों को कलेक्ट करके इसके ऊपर जो रिसर्च कर रहे थे, तो आज मौका है कि आप दोस्तों के साथ शेयर करें। तो थैंक यू वेरी मच। अभी जो सुजेशन इसमें आएंगी या आपकी तरफ से हमें कोई आरा आती है, वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, ताकि किसी जगह को अगर इबहम है हम उसको भी FBR के साथ भी, मिनिस्ट्री के साथ भी शेयर कर सकें, और इन मामलों को आगे जो फर्दर बढ़ा सकें। तो जाहिद साहब, वेलकम टू द माइक। यहाँ से आते हैं, यहाँ से जाके इसमें ये बात करना फिर शेयरिंग कीजिएगा, पहले शेयर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनम्यूट कर देना। अच्छा जी, मैं कर देता हूँ ये। म्यूट हो गया, ये जरा स्क्रीन शेयर करने का मौका दीजिएगा जी। मैं 1 मिनट शाह जी वो कर लूँ इसको। इसका भी डेस्कटॉप पे ना पड़ी हुई है, उसको हमने शेयर करना है। शेयर स्क्रीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो वेरी मच ऑनरेबल प्रेसिडेंट राना मुनीर साहब, और यहाँ मेरे साथ इस हॉल में बैठे हुए सेक्रेटरी जनरल अमरुज़्ज़मान चौधरी साहब, हमारे काबरीन जनाब मोहम्मद नईम शाह साहब, और कैमरे पे नज़र आ रहे मेरे पैटर्न राना अब्दुल कादिर मेमन साहब, और इसी तरह ताहिर भट्ट साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट शहबाज
शहबाज कादर साहब, आमिर शहजाद साहब और हमारे सेक्रेटरी जनरल लॉ टैक्स बार एसोसिएशन जनाब इरफान शाह साहब, और इसी तरह से जो है मेरे साथ हॉल में साकिब मुनीर साहब, हमारे फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी लॉ टैक्स बार, जिनकी सारी आज तकनीकी मदद भी हासिल है इस प्रोग्राम को सारे नाजरीन तक पहुंचाने के लिए। सबसे पहले सब अहबाब की खिदमत में मेरा बहुत बहुत सलाम, और इस उम्मीद के साथ कि जो भी कोशिश की है इससे हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको फायदा पहुंचे। मैं नीचे करूं इसको? नहीं, मैं तो आ रहा हूँ, स्क्रीन आनी चाहिए ना, इसको शेयर करें। एक मिनट, जूम पे जाके इस पे आना है। शेयर की एक दफा कर ली थी, इसी के अंदर ही होनी है, साइड से जा। ये आज हम अपनी जो है प्रेजेंटेशन का आगाज करते हैं जी। सेल्स टैक्स की जो अमेंडमेंट्स हैं, चूंकि जिस तरह गवर्नमेंट ने हमें पिछले बजट्स की तरह इस सप्लीमेंट्री फाइनेंस एक्ट में भी मायूस की है, और जिस तरह सारे स्टेक होल्डर्स की और पाकिस्तान के अवाम की उम्मीद होती है कि कोई डायरेक्ट टैक्स का हुजम बजट में बढ़ाया जाएगा और इनडायरेक्ट टैक्सेस का हुजम कुछ कम किया जाएगा, ताकि आम आदमी को रिलीफ मिले, कोई आम आदमी की जिंदगी में आसानी आए। तो इन सारी एक्सपेक्टेशनों के बरक्स हमने ये कहने पे मजबूर है कि ये जितने भी फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स लाई गई हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की, उनका जो असरात हैं वो आम आदमी पे बहुत ज़्यादा आएंगे, और वो किस तरह से आएंगे मैं इंशाल्लाह आपको अपनी प्रेजेंटेशन में भी ये बात एक्सप्लेन करूँगा। और जो है हमेशा से हम देखते आए हैं कि इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो ताकतवर तबकात हैं और जो अशरफिया है, और इसी तरह से वो लोग जो FBR की और हुकूमत की दस्तरद से बाहर हैं, उनको हुकूमत के नेट में लाने के लिए कोई खातिर खा इस तरह से कोई सिग्निफिकेंट जो है नजर नहीं आई, बल्कि डॉक्यूमेंटेशन की कोशिश की आड़ में इनडायरेक्ट टैक्सेस को इम्पोज करने का एक आसान रास्ता इख्तियार किया गया है। हम ये भी बात यहाँ समझते हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए हैं, कि सर जो पाकिस्तान टैक्स बार के प्रेसिडेंट साहब मुखातिब करते हुए अर्ज करता हूँ कि आप देखेंगे रिसेंट डेज में जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के हैं या वो सूबाई हुकूमतों के हैं, बहुत से जो मेंबरान हैं पार्लियामेंट के, उनकी रुकनीत मुअत्तल हुई अपना इनकम का गोशवारा और अपने असासों का गोशवारा ना दाखिल करने की वजह से। अगर इस मुल्क को जो रूलिंग स्लॉट चलाने वाले पार्लियामेंटेरियन हैं, लेजिस्लेचर्स हैं, मुकन्ना हजरात हैं, उनके लिए टैक्स का गोशवारा दाखिल करना, असासों का गोशवारा दाखिल करना कोई अहमियत नहीं रखता, तो आम आदमी से हम किस तरह तवक्को कर सकते हैं? आम आदमी को हम किस तरह कन्विंस कर सकते हैं? जैसे प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा जी कि उन लोगों के कौंसल हैं जो कि टैक्स नेट में है, तो वो जब हमसे क्वेश्चन रेज करते हैं कि पार्लियामेंटेरियन तो रिटर्न फाइल नहीं करते, और ये जो मुल्क की जो आपकी स्लॉट है रूरल और एग्रीकल्चर की जो स्लॉट है वो टैक्स फाइल नहीं करते एक पैसे का, तो हम क्यों टैक्स पे करें? सारा टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में लग के, तो इस तरह जो है वो बजट को पूरा किया जाना है, तो फिर टैक्स रिटर्न फाइल करने का क्या फायदा? तो बहरहाल ये अलमिया है, इस मुल्क में ताकतवर अफराद को जो है वो कानून के नीचे लाते लाते कई माफिया को काबू करते करते अपने अपने घर वापस चली गई। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि जो किरदार हमें मिला है हम उसे निभाएं, और जो जिस जगह पे सुकम है हम वो वक्त के हुक्मरानों को और हुकूमत को बताएं और अपना किरदार अदा करते रहें। मैं सबसे पहली अमेंडमेंट जनाब अपने नाजरीन के सदर साहब आपकी इजाज़त से जो है वो पेश करता हूँ जी। कॉटेज इंडस्ट्री जो इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला है, कॉटेज इंडस्ट्री में जो टर्नओवर की वॉल्यूम था 1 करोड़ रुपए, उसको कम करके 80 लाख कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो 1 करोड़ तक कारोबार करने वाले अफराद थे, पहले वो कॉटेज इंडस्ट्री में थे, तो उन्हें टैक्स रिटर्न रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं थी सेल्स टैक्स की। अब 80 लाख वालों को जरूरत नहीं है, 1 करोड़ वालों को जरूरत है।
ये बहुत ही एक अमेजिंग सी अमेंडमेंट है। शायद हमने इस 20 लाख रुपए के हुजम को कम कर लिया, और शायद हमने किसी जगह को तासुर भेजना था कि ये 20 लाख 2 मिलियन टर्नओवर कम करने से बहुत से लोग रजिस्टर्ड हो जाएंगे, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस हो जाएगी। तो मैं अपने पैनलिस्ट के सामने ये क्वेश्चन रखता हुआ चलूं कि क्या सर हमने 1 करोड़ रुपए वाले सारे लोगों को रजिस्टर्ड कर लिए, जो हमें ये वॉल्यूम कम करने की जरूरत पेश आ गई है? अगर तो FBR 1 करोड़ तक के सब लोगों को रजिस्टर्ड कर चुकी है तो बिल्कुल उनका हक बनता है कि वो उसकी अब स्कोप को कम करें, और जो मराहत है उसको कम करते हुए उससे नीचे वाली क्लास को भी रजिस्टर्ड करने की कोशिश करें। हमारी मालूमात के मुताबिक FBR ने जो तरीकाकार पिछले रिसेंट ईयर्स में इख्तियार किया, वो कॉटेज इंडस्ट्री के नाम के 4 दफियां हुई। पहले कोशिश बिल्स की बुनियाद करें, 12 लाख रुपए के यूटिलिटी बिल्स रखने वाले कॉटेज में आएंगे, इससे ज्यादा वाले जो है वो कॉटेज में नहीं आएंगे, तो उसमें नाकामी हुई। फिर ये जो यूटिलिटी बिल्स की बुनियाद थी इसको खत्म कर दिया। फिर शर्त लाए एरियाज की, जो कमर्शियल इंडस्ट्रियल जोन में बैठे हुए हैं वो कॉटेज नहीं होंगे, घरों में छोटे छोटे लोग हैं वो कॉटेज होंगे, उसमें भी कोई कामयाबी हाथ रखा नहीं हुई। जब वजह पूछे तो कहते हैं एक ही फैक्ट्री में लोग ज्यादा बिल लगा लेते हैं, एक ही फैक्ट्री में ज्यादा मीटर लग जाते हैं, और ज्यादा कनेक्शन लगने की वजह से लोड डिवाइड हो जाता है और इसलिए बिजली का बिल ज्यादा नहीं बढ़ता, FBR कामयाब नहीं होती। और कमर्शियल एरियाज में और जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहां पे जो लाखों अफराद और लाखों फैक्ट्रियां और लाखों कनेक्शंस हैं वो सब के सब अभी रजिस्टर्ड नहीं किए गए, और हम टर्नओवर की तरफ आ गए। खुद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि 70% तो इकोनॉमी कैश पे, जब कैश इकोनॉमी है वाले की बनेगी। कॉटेज इंडस्ट्री वाला तो कोई बैंक अकाउंट इस्तेमाल नहीं करता, कैश खरीदारी करता है, कैश सेल करता है। आपके सारे स्टैटिस्टिक्स भी ये कह रहे हैं, आपके मुल्क के जो स्टेट बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो भी ये कह रहा है। तो फिर आपको समझ नहीं आई कि टर्नओवर को बेस बना के जो ये एक तासुर दिया गया है कि शायद 80 लाख करने से बहुत से लोग इसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस हो जाएगी, तो ये शायद किसी को जो है वो प्लीज करने के लिए तो ये मामला ठीक हो, लेकिन इस मुल्क के जो है वो आगे ले जाने के लिए और एक फेयर प्ले के लिए हम ये समझते हैं कि जितनी इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, जितने कमर्शियल कनेक्शन है, उनको क्रॉस द बोर्ड फॉर रजिस्टर्ड होना चाहिए। जितने आपके इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले यूनिट है उनको फौरी तौर पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। और ये इंडस्ट्री वाली जो कभी हम उसको लेफ्ट करते हैं कभी राइट करते हैं, इस बात से हमें बाहर निकलना चाहिए। अगली तरमीम आई है जी, जो अमेंडमेंट है वो टियर 1 की है। टियर 1 आजकल बहुत हॉट इशू है। ये टियर 1 में वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने आप को एज ए रिटेलर FBR के साथ रजिस्टर्ड करवाना है। मैं एक सेकंड आपको बताता चलूं कि वो लोग जो नेशनल इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, उन्होंने सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना है एज ए रिटेलर। जो एयर कंडीशन मॉल्स में, शॉपिंग मॉल में, प्लाजा सेंटर्स में काम कर रहे हैं, इन्होंने रजिस्टर्ड होना है। वो बिजनेसमैन ट्रेडर्स जिनके सालाना बिल 12 लाख से ज्यादा है, इन्होंने रजिस्टर्ड होना है। इसके साथ साथ ऐसी दुकानें जो 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा रकबे पे इन्होंने होना है। और या ऐसे अदारे जिन्होंने डेबिट क्रेडिट मशीन लगाई हुई है, POS बैंकिंग टर्मिनल्स लगाए हुए हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने रजिस्टर्ड होना है। अब तक देखा कि FBR इस लगाने में को खास खातर कामयाब नहीं हुई, बल्कि अब तक के सेल टैक्स जनरल ऑर्डर के तहत जो बोर्ड ने शॉर्टलिस्ट करके फील्ड फॉर्मेशन को भिजवाए हैं, मास वाई पेनल्टी लगाने के उनमें कोई काम नहीं हुआ, और वो भी चंद प्रेशर है। अभी ये एक्सरसाइज मुकम्मल नहीं हुई। जिन रिटेलर्स का मैंने आपके सामने जिक्र किया उनको अभी मुकम्मल तौर पर रजिस्टर्ड नहीं किया गया, वहां काम करने की जरूरत है। हमने एक और नया एवेन्यू खोल दिया कि अब जो 236G और 236H ऑफ इनकम टैक्स में लोग कर रहे हैं, उनको भी FBR के साथ एज ए टियर 1 रिटेलर रजिस्टर्ड करना होगा अगर वो एंड कंज्यूमर को बेच रहे हैं। अगर हम इस तरफ जाएं तो 236G जो है इसका तो कोई लेना देना नहीं। ये 236G डील करता है जी मैन्युफैक्चरर को और इंपोर्टर्स को। मैन्युफैक्चरर्स जब डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर को और होलसेलर को माल बेचते हैं तो उन्होंने उसका एडवांस टैक्स इनकम टैक्स कानून के नीचे डिडक्ट करना है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो डीलर है, ये होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर ने इसका टैक्स काटना है। इसका तो रिटेल एंड कंज्यूमर से कोई सिरे से कोई लेना देना नहीं। और अगर आप देखें तो नॉर्मली इसमें लोग भी वही हैं, जैसे आप एडिबल ऑयल देख लें, घी देख लें, ऑटो पार्ट्स देख लें,
टायर्स, केमिकल, IT इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, शुगर, सीमेंट, आयरन, स्टील सेक्टर, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, सिगरेट, ग्लास, टेक्सटाइल, बेवरेजेस यूनिट, होम सेक्टर। तो आपको जो रहे हैं उनको देख के भी और लॉ की प्लेन लैंग्वेज को भी देख के समझ आता है कि मैन्युफैक्चरर जब इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर होलसेल डीलर होल्डिंग टैक्स करेगा। अब आपने उनको भी जो जितने होलसेलर, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको भी डाल दिया है टीयर 1 की डेफिनेशन में। तो मैं ही समझता हूँ कि वो पहले रिटेलर्स जो उसके सब हैं वहां तो हम 5 से 10% तक कामयाबी नहीं ले सके, और हमने एक ये और एवेन्यू खोल के फील्ड फॉर्मेशन को उसके फोकस से हटा दिया है। पहले टारगेटेड काम हो रहा था, लेजिस्लेचर की इंटेंट बड़ी क्लियर थी और पर्सन बड़ी थी। अब ये एक नई जो डिस्प्यूटेड क्लास को बीच में डाल के अपनी ड्राइव की इफेक्टिवनेस को कम करने की एक जो है जो मतलब है, इस वक्त बिल्कुल कतई जरूरत नहीं थी। लेकिन शायद इंटेंट एफबीआर के हाँ यही पाई जा रही है कि ये ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए शायद हमने कुछ नंबर्स IMF को या वर्ल्ड बैंक को या एशियन डेवलपमेंट को या जो हमारे लैंडर्स हैं, जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बताना है कि अब हमारा नंबर यहाँ से बढ़ के यहाँ चला जाएगा। उनकी जो रिक्वायरमेंट है शायद वो रिटेल पूरा नहीं कर रही थी। जो रिटेल सेक्टर जो नंबर्स शायद उस रिक्वायरमेंट नहीं करते थे, तो उस नंबर को पूरा करने के लिए इन लोगों को भी दरमियान में डाल दिया गया है। 36H की कुछ समझ कि होलसेलर अपने रिश्ते है और रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स जब रिटेलर को बेचते हैं तो वहां से आपको रिटेलर्स का डाटा मिल सकता था और उस डाटे से आप फिर POS के नोटिस इशू करके उसको इंटीग्रेशन की तरफ ला सकते हैं, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन 236G की कोई रेलिवेंस अपेरेंटली नजर नहीं आ रही। इसके साथ जनाबे प्रेसिडेंट ये सेक्शन 3 के अंदर जो है हमने अमेंडमेंट देखी है। ये सेक्शन 3 जो है इसके अंदर अब जो अमेंडमेंट आई है ये ऐसी है कि FBR को एम्पावर किया गया फेडरल गवर्नमेंट की बजाय। प्रीवियसली जो फेडरल गवर्नमेंट है वो एम्पावर थी कि आपने अगर किसी रिटेल वाली लिस्ट में थर्ड शेड्यूल में किसी इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर को डालना है, और थर्ड शेड्यूल में वो टैक्स पेयर होते हैं, ये वो सेगमेंट है जो एंड प्राइस का टैक्स पे कर देता है। इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर जब एंड प्राइस का टैक्स पे करना होता है तो हम उसको थर्ड शेड्यूल की रजीम में लेके जाते हैं। अब ये गवर्नमेंट से पावर आ गई है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। FBR आइटम को चाहेगी इस शेड्यूल में, थर्ड शेड्यूल में डालेगी, और वो सेक्टर, वो क्लास, वो टैक्स पेयर जो थर्ड शेड्यूल में FBR डालेगी उनको एंड प्राइस का टैक्स देना होगा। मीनिंग देयर बाय अगर वो अपनी ट्रेड प्राइस का टैक्स दे रहे थे तो उनका टैक्स का इंसिडेंस बढ़ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, और उन्हें अपनी सेल प्राइस जो एंड कंज्यूमर की प्राइस है उसका टैक्स देना होगा। मैंने जब आर्टिकल 77 देखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, तो वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि पार्लियामान जो है वो किसी भी चीज पे टैक्स लगा सकती है। पार्लियामान ने कुछ अपनी पावरों को गवर्नमेंट को डेलीगेट कर दिया कि आप इसमें रद्दोबदल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने वो जिम्मेदारी FBR की तरफ रवाना कर दी। मेरे अकाबरी यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं और पूरे मुल्क के जूरिस्ट हमें सुन रहे हैं और हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि FBR जब ये थर्ड शेड्यूल में किसी को डालती है तो उसका टैक्स स्ट्रक्चर चेंज होता है, उसकी टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती हैं, और दरमियान की जो डाउन स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स के प्रॉफिट हैं उसके टैक्स लायबिलिटी भी शिफ्ट हो जाती है मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर के ऊपर। बाय दिस मीन मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि टैक्स का इंसिडेंस जो है वो बिजनेसमैन जो मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर है उस पर बढ़ जाता है, और ये इस तरह से FBR ने कोशिश की है कि FBR खुद से टैक्सेशन करे, जो कि शायद कॉन्स्टिट्यूशन के अल्ट्रा वायरिस है और हमारा आइन और जो दस्तूर है वो इस चीज की इजाजत नहीं देता। जब पैनलिस्ट अपने सवालों के जवाब दे रहे होंगे तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि वो इस पहलू पे भी अपनी थोड़ी सी जो है वो आरा से हमारे पार्टिसिपेंट को आगाह करें। सेक्शन 23 इनवाइसिस को डील करता है। इस लॉ की, इस सेक्शन की ये रिक्वायरमेंट है कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन सेल करे वो सेल टैक्स इनवाइस पे बायर का नाम, उसका शिनाख्ती कार्ड नंबर, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, रेट, वैल्यू, GST और टोटल अमाउंट जो है वो जाहिर करे। 2 साल पहले 2019 में ये कंडीशन आई कि 1 लाख से ज्यादा की इनवाइस जो है उस पे CNIC नंबर मेंशन करना होगा। अब थोड़ा रिलैक्स किया गया है
कि डिजिटल मोड और डेबिट क्रेडिट वाले लोगों की आइडेंटिटी चूंकि जाहिर होती है, उनके CNIC नंबर की कतई जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर डेबिट क्रेडिट कार्ड होल्डर जो है वो खुद अपनी आइडेंटिटी होता है। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए या बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होगी, डिजिटल मोड की भी आपको पता है डेफिनेशन इनकम टैक्स में आ गई है, और सारे प्लेटफॉर्म और सब जो मोड है पेमेंट के, जो डिजिटल मोड के तौर पे तस्वर किए जाएंगे, वो डिफाइन कर दिए गए हैं। तो हर उस मीडियम से, उस मोड से जो चैनल से पेमेंट हो, उसके लिए हमें CNIC बायर से मांगने की जरूरत खत्म हो गई है। आगे चलते हुए इसी कानून में एक गुंजाइश रखी गई थी कि जब आप इनवॉइस काट रहे हैं, आपको जो CNIC नंबर प्रोवाइड किया गया है, अगर वो आपने गुड फेथ में लिखा है और सब्सिक्वेंटली पता चला कि जो बायर के NTN CNIC नंबर है वो ठीक नहीं है, तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। सेलर को सिर्फ ये साबित करना है कि उसने गुड फेथ में ट्रांजैक्शन की। ये जो गुंजाइश थी, इसको विड्रॉ कर लिया गया है, ये एक्सक्यूज विड्रॉ हो गया है। सेक्शन 23 की रूल से अगर कोई CNIC सब्सिक्वेंटली फेक साबित हुआ, इनकरेक्ट साबित हुआ, तो बायर के ऊपर, सेलर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, उसको पेनल्टी भी लग सकती है, उसका इनपुट टैक्स भी डिसअलाउ हो सकता है, और जो भी लॉ के अंदर इसके लिए एक्शंस जो प्रपोज्ड है, वो सारे के सारे सेलर के खिलाफ उठाए जा सकते हैं। को जो गुड फेथ में सेल के अगेंस्ट इनकरेक्ट CNIC की कोई एक गुंजाइश मौजूद थी, वो इस अमेंडमेंट बिल के बाद खत्म हो गई है। आगे जो है एक सेक्शन 30, चूंकि सेल टैक्स एक्ट का आप सबको पता है कि डिफरेंट किस्म के डायरेक्टरेट को डील करता है, जिसमें डायरेक्टरेट ऑफ हमारे जो है वो जो है इन्फोर्समेंट भी आते हैं, लॉ के भी आ जाते हैं, इंटरनल ऑडिट के भी आ जाते हैं, इन्फोर्समेंट के भी आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के भी आते हैं। वहां पे एक जो है वो डायरेक्टर जनरल नया क्रिएट किया गया है, ये डिजिटल इनवॉइसिंग को एनालिसिस करेगा, जो आपकी POS की रिपोर्टिंग है और आपकी जितनी इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग है, रिपोर्टिंग है, उसकी रिकॉर्डिंग है सेक्शन 40C के नीचे, और इसी तरह से सेक्शन 39 के नीचे, उस सब का एनालिसिस करेगा, रिपोर्टिंग करेगा, और ये डायरेक्टरेट FBR जैसे उसे फंक्शन तफवीज करेगा, उसको अकॉर्डिंगली ये परफॉर्म करेगा। अभी लॉ के अंदर डायरेक्टरेट एस्टेब्लिश हो गया है, इसका फंक्शन, इसकी पावर्स और इसकी जो नॉमिनेशन है, वो सब की सब जो है ऑफिशियल गजट के जरिए FBR को पावर दी गई है कि आप मौजूद वक्त पे कर लीजिए। इसी तरह आगे चलते हुए जो हमारे यहाँ सेक्शन 33 में ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज प्रोवाइड की गई हैं, वहां पे कुछ तरमीम लाई गई हैं, और सीरियल नंबर 23 के अंदर, सीरियल नंबर 23 में आपको बताता चलूं कि ये डील करती थी सिगरेट के मैन्युफैक्चरर, सिगरेट के डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टोर ऑपरेटर्स, और इसी तरह से जो भी ट्रांसपोर्ट करने वाले सिगरेट की कंसाइनमेंट को एंटिटीज होंगी, वो अगर किसी तरह से कोई काउंटरफिटेड टैक्स स्टैंप्स को या विदाउट टैक्स स्टैंप्स को या FBR का जो बार कोड का सिस्टम होगा उसको वायलेट करके कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो उस पर पेनल्टी लगेगी। अब पेनल्टी के साथ साथ यहाँ पे एक तो पहले पेनल्टी में वो डायरेक्टली कॉन्फिस्केशन थी कि वो चीज को फौरी कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा और डिस्ट्रक्ट किया जाएगा। अब वहां से डिस्ट्रक्शन खत्म कर दी गई है, और कॉन्फिस्केशन तो एज इट इज है, लेकिन उसके साथ साथ वो प्रेमिसेस को भी सील करने की प्रोविजन डाल दी गई है। और इसके साथ साथ FBR ने यहाँ सिगरेट्स के साथ एक वर्ड मेंशन किया, स्पेसिफाइड गुड्स। तो FBR इसमें डिफरेंट जो है वो गुड्स को विद द पीरियड ऑफ टाइम नोटिफाई करेगी। तो जो ट्रीटमेंट सिगरेट के काउंटरफिटेड या विदाउट टैक्स स्टैम्प्स या बार कोड के प्रोडक्ट्स हैं, सिगरेट की तरह जो कॉन्फिस्केशन डिस्ट्रक्शन है, वो भी इसी तरह जो नई आइटमें इसमें डाली जाएंगी उन पे भी वो कवानीन लगेंगे। तो इट सीम्स कि FBR सिगरेट की तरह की कॉन्फिस्केशन और दूसरी चीजों की तरफ और दूसरे सेक्टर्स की तरफ भी ले जाने का इरादा रखती है। सीरियल नंबर 24 भी इसी तरह ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ सेल, ये जो सेक्शन 40C की मॉनिटरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग जिसे हम कहते हैं, जिसमें डिफरेंट सेक्टर्स को डाल दिया गया हुआ है, जैसे आपका फर्टिलाइजर है, शुगर है, सीमेंट है। तो इसी तरह से उनकी जो पेनल्टीज हैं, उन पेनल्टीज को मजीद थोड़ा सख्त करते हुए, पहले तो वहां पे जो है वो 250,000 2.5 लाख रुपए की पेनल्टी थी। अब पेनल्टी के साथ साथ ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू को उस बिजनेस प्रेमिसेस को सील करने का भी इख्तियार दिया गया है। 25A में अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन या बिजनेसमैन, ट्रेडर, शॉपकीपर, रिटेलर POS इंस्टॉल नहीं करता, उसको POS इंटीग्रेट करना था और वो बिजनेस POS करता है, तो वहां पेनल्टी प्रोवाइडेड थी।
अब वो पेनल्टी के साथ साथ फर्स्ट पेनल्टी, सेकंड पेनल्टी, थर्ड पेनल्टी, उसके बाद बिजनेस को सील करने का जो है वो स्टेज आती थी। तो अब बिजनेस को सील करने की स्टेज तो वैसे ही है, लेकिन इजाफा किया गया कि प्रेस्क्राइब्ड मैनर में सीलिंग ऑफ बिजनेस होगी। तो इसमें नजर ये आ रहा है कि कोई रूल्स आ रहे हैं इसके पीछे, और उन रूल्स के तहत जो है ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू अब आपके वो बिजनेसमैन जो पीओएस के लिए लाजमी है और नोटिफाइड फॉर पीओएस इंटीग्रेशन है, वो नहीं इंटीग्रेट करते तो उनकी सीलिंग और उसकी डी सीलिंग या सीलिंग के बाद के जो मामला आते हैं वो उस प्रेस्क्राइब्ड मैनर में जो रूल्स के तहत प्रेस्क्राइब्ड किए जाएंगे उसके तहत करेंगे। तो यहाँ पेनल्टी को थोड़ा सा इसको रैशनलाइज करके इसमें प्रेस्क्राइब्ड मैनर्स की जो हुक्म था वो डाल दिया गया, क्योंकि रिसेंट लिटिगेशंस में कोर्ट ने सीलिंग्स को एडजुडिकेट करते हुए ये बात बताई कि आपके यहाँ कोई मैनर्स तो है नहीं कि आपने किस तरह सीलिंग करनी है। तो ये तो वो अमेंडमेंट्स थी जो हमारे स्टैच्यूट से रिलेटेड थी, मैंने कोशिश की आपको एक्सप्लेन करूं। अब हम जा रहे हैं स्काईबल्स की तरफ। तो जो थर्ड स्काईबल टू सेल टैक्स एक्ट है, इसमें अमेंडमेंट है, ये थर्ड शेड्यूल में अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि इसमें इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर ये एंड प्राइस का टैक्स देते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि शुगर को यहाँ से हटा दिया गया है। शुगर जो है ये क्लास 50 पे यहाँ थी। जैसे शुगर आई थी तो शुगर सेक्टर की तरफ से और शुगर एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि जो इंडिविजुअल्स को सेल होती है उसके ऊपर जो है एंड प्राइस का सेल टैक्स जो है लूज में बिकने वाली पे मुश्किल होगा। इसी तरह जो है फार्मास्यूटिकल ने, बेवरेजेस ने कहा ये हमारी तो रिटेल नहीं है, हम तो इसको अपने इनपुट के तौर पे यूज करते हैं, तो हमारा इंडस्ट्रियल इनपुट है, तो हमारे पे आप एंड कंज्यूमर की प्राइस कैसे इंपोज कर सकते हैं। तो एफबीआर ने SRO 989 के जरिए अगस्त 5 को इसको इनिबेंस कर लिया था और ये नवंबर तक इनिबेंस रहा। अब इस एंट्री को यहाँ से डिलीट कर दिया अब इस एंट्री को यहाँ से डिलीट कर दिया, तो शुगर इज नो मोर पार्ट ऑफ थर्ड शेड्यूल ऑनवर्ड। अब आगे चलते थर्ड शेड्यूल की स्टोरी खत्म होने के बाद हम फिफ्थ स्काईबल की बात शुरू करते हैं। फिफ्थ स्काईबल जनाब प्रेसिडेंट डील करते हैं जी जीरो रेटिंग, और फिफ्थ शेड्यूल में आने वाली जो क्लास ऑफ पर्सन या गुड्स या जो सेक्टर है, ये वो सेक्टर है जिनको सेल्स टैक्स 0% की शरह से चार्ज करना होता है। 0% सेल टैक्स का मतलब ये है कि आप पे सेल टैक्स के सारे कवानीन लगेंगे, आपने रजिस्ट्रेशन भी करवानी है, आपने परचेजेस पे भी टैक्स पे करना है, आप मैन्युफैक्चरिंग भी करें, सेल करें, डाउन स्ट्रीम बेचे, लेकिन आपने 0% सेल टैक्स लगाना है। अब जो है वो 0% सेल टैक्स के अंदर दो तब्दीलियां आई हैं। इस शेड्यूल में से कुछ क्लास, कुछ गुड्स, कुछ पर्सन, क्लास ऑफ पर्सन को निकाल दिया गया है और 2-3 को ऐड भी किया गया है। तो मैं मुख्तसरन आपको बता दूं कि जो ड्यूटी फ्री शॉप की सप्लाईज थी और इसी तरह से जो EPZ की मशीनरी थी और जो एग्जेम्प्ट गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे, तो एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट किया हुआ था आपकी एक्सपोर्ट को आपकी एग्जेम्प्ट गुड्स को भी एक्सपोर्ट पर्पस के लिए जीरो रेटेड समझा जाएगा। और जीरो रेटेड समझने का मतलब ये होता है कि आपके इनपुट्स का आपको रिफंड दे दिया जाएगा। तो अब वो आपको गुड्स एग्जेम्प्ट अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो दे आर नो मोर इन जीरो रेटिंग स्काईबल। और इसी तरह से रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, पार्ट्स और जितने भी प्लांट एंड मशीनरी थे, ये जो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम 2021 आई है, जो हम सब प्रैक्टिशनर्स और कंसल्टेंट्स और जितने भी टैक्स का काम करने वाले लोगों को पता है कि ये रिप्लेसमेंट है सारे पुराने SROs जो बॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग के, DTRE के और एक्सपोर्ट की जो डिफरेंट स्कीम चल रही थी, FBR ने उसको यकजा करके एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम 2021 में डाल दिया है। यहाँ से ये जीरो रेटिंग एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्कीम 2021 विड्रॉ करने का मतलब ये है कि DTRE वाली सप्लाईज रॉ मटेरियल की, मैन्युफैक्चरिंग इन एक्सपोर्ट बॉन्ड, आपके EPZ, आपके स्पेशल जोन्स, जितने भी आपके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स थे जो मुख्तलिफ कवानीन के नीचे जीरो रेटिंग की फैसिलिटी इंजॉय कर रहे थे, वो अब विड्रॉ हो गई है। तमाम सप्लाईज जो इन अदारों को, इन एरियाज को, इंडस्ट्रियल जोन्स को या DTRE वालों को जाएगी, ये सब की सब टैक्सेबल सप्लाई होगी, वो अपने रिफंड लेंगे। उनको रिफंड रिजीम में किस तरह से एक्सपोर्ट पर्पस के लिए जाना है, क्योंकि एक्सपोर्ट आर रिमेन इन द जीरो रेटेड स्कीम, लेकिन जो इसके सप्लाईज हैं वो सब के सब खत्म हो गए हैं। तो ये जो सामने आपको स्क्रीन पे सीरियल नंबर 3, 6, 8, 9, 15 और 18 नजर आ रही है, अब ये यहाँ से हट गई है। इसी तरह सीरियल नंबर 12 जो है उसके अंदर से भी बाइसिकल्स को हटा लिया गया है। एक जो है वो सीरियल नंबर 12 में जो है ये हमारे जो बच्चे हैं, नौ मालूद बच्चे, हमारी अगली जनरेशन जिन्होंने इस मुल्क को परवान चढ़ाना है, उनकी ग़िज़ा
सादा अल्फाज में जो थी, किसी भी किस्म की जो चैप्टर 19 में आती थी, दूध भी है उसमें, सप्लीमेंट्स भी हैं, जो दूध का अल्टरनेट भी है, तो ऐसी जो तमाम चीजें जो नौमौलूद बच्चों के लिए थी उनको जीरो रेटिंग रिजीम से खत्म कर दिया गया है। मगर 500 रुपए तक जो 200 ग्राम की चीजें होंगी वो इसमें सिर्फ रह जाएंगी। 200 ग्राम पैकिंग 500 रुपए से ऊपर होगी नौमौलूद बच्चों की गजा की, तो उस पर जीरो रेटिंग खत्म हो जाएगी। जो सस्ती गजा है, जो आप समझ लें 200 ग्राम 500 से कम है, इस तरह की बड़ी टेक्निकल चीजें हैं, और कंसल्टेंट और जितने भी प्रैक्टिशनर्स रहते हैं उनको बड़ा बारीक बीनी से इसको देखते हैं कि कुछ चीजों को आउटराइटली नहीं निकाला गया, कंडीशनल विड्रॉल है। अब ये चीज जो मैं आपके सामने चैप्टर 19 की बात कर रहा हूँ, और ये इनके अगर 500 रुपए तक कीमत है तो ये जीरो रेटेड है, 500 से अबव हो जाएंगी तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएंगी। अब चूंकि 500 से नीचे कीमत करके साशे पैक ना बन जाए, इसलिए उन्होंने क्वांटिटी भी मेंशन कर दी कि 200 ग्राम और 500 रुपए की शर्त होगी। तो ये जो है, अब जो इसमें नई चीजें आई हैं, ये फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जितनी ड्रग्स हैं, और ये वो तमाम ड्रग्स जो ड्रग्स एक्ट 1976 के तहत रजिस्टर हैं, और वो तमाम मेडिकेमेट्स जो कस्टम एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल के चैप्टर 30 में प्रोवाइडेड है, वो सब की सब जीरो रेटेड हो जाएंगे। अब मतलब ये हो गया कि फार्मास्यूटिकल जो है ये पहले सीरियल नंबर 104 पे 6 शेड्यूल में एग्जाम्प्ट थी। एग्जाम्प्ट होने की वजह से इसको ना तो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत थी, ना किसी को पीओएस लगाने की जरूरत थी, ना इनवॉइसिंग की जरूरत थी, और ना ही इनके ऊपर कोई ऑडिट का या चेक एंड बैलेंस का सेल टैक्स कानून लगता था। अब जो है सूरत हाल ये है कि ड्रग्स जो है वो अब जीरो रेटेड रिजीम में आ गई है। तमाम फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर को इमीडिएटली टैक्स में रजिस्टर्ड होना है, ना सिर्फ मैन्युफैक्चरर बल्कि उनके डीलर्स, उनके होलसेलर, उनके ट्रेडर्स, उनके स्टॉकिस्ट, सब के सब डाउन स्ट्रीम फौरी तौर पे इस कानून के तहत रजिस्टर्ड होंगे। और आप अगर आगे चल के आपको मैं 6 शेड्यूल में बताऊंगा कि एक सीरियल नंबर 105 है, उसमें रॉ मटेरियल थे जो फार्मास्यूटिकल को सप्लाई होते थे, तो वो हर फार्मास्यूटिकल का रॉ मटेरियल जो एग्जाम्प्ट था वो एग्जाम्पशन भी वहां विड्रॉ हो गई है। तो अब से समझ ये आ रही है कि जितनी भी जो फार्मास, अच्छा जब आप चैप्टर 30 की बात करते हैं तो इसमें हमारे होम्योपैथी के ज़रात भी आ जाते हैं, इसमें यूनानी वाले भी आ जाते हैं, और इसके अंदर वो जो है तमाम किस्म के जो है हकीम हजरात भी आ जाते हैं, और इसके अंदर आयुर्वेदिक भी आ जाते हैं, मेरे सदर साहब ने एक्सप्लेन किया। और इसी तरह से ओरिएंटल टाइप की जो मेडिसिन हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, वो भी आ जाएंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ये 3 पेजेस के चैप्टर 30 है, आप जरा इसको भी देख लीजिए कि इसके अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाएंगी। लेकिन इससे इन्होंने 30 चैप्टर से जो 3005 है उसे निकाल दिया है। 3005 को जो निकाला है उसमें आपका ड्रेसिंग का सामान आता है, आपकी जो फर्स्ट एड की जो बैंडेज है, और इस तरह की जो एडहेसिव ड्रेसिंग है, सर्जिकल टेप्स हैं, ये चीजों को निकाल दिया गया है। ये भी फार्मास्यूटिकल की किस्म है, लेकिन लेजिस्लेचर और एफबीआर बेहतर समझते हैं कि उन्होंने पूरा चैप्टर तो निकाल दिया है, लेकिन ये जो बैंडेज से रिलेटेड फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस हैं इनको टैक्सेबल कर दिया है। तो इम्पैक्ट ये हुआ कि ये जो ड्रग्स जीरो रेटेड हो गई, अब सब के सब मैन्युफैक्चरर्स फार्मास्यूटिकल के रजिस्टर्ड भी होंगे, और इनके इनपुट सारे टैक्सेबल हो गए हैं। ये इनके इनपुट्स टैक्सेबल हो जाएंगे, इनकी सप्लाई जीरो रेटेड होगी, तो इनको सारा एक रिफंड का निजाम इनके लिए डेवलप करना होगा। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर अब से जो सप्लाई करेगा अपने इनपुट्स, चाहे वो बिजली के बिल के हैं, गैस के हैं, पैकिंग मटेरियल के हैं, या उनके रॉ मटेरियल के हैं, उसकी रिफंड सेल टैक्स से मांगेंगे। हम ये समझते हैं कि ये रिफंड का निजाम जो है ये इतना इफेक्टिव नहीं है। जो मेरा इसमें ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि बिजनेसमैन कभी भी मिलने वाली रकम जो रिफंड की होती है उसको अपनी प्राइस में से माइनस नहीं करता, बल्कि वो जितने इनपुट्स आएंगे सेल टैक्स इंक्लूड इंसिडेंस टैक्स का प्राइस के ऊपर डाल देगा, और ये जो रिफंड बाद 6 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद मिलेंगे, ये सारे का सारा उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम ये समझते हैं कि ये जितना भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर के इनपुट्स हैं इनको भी जीरो रेट में ही रहना चाहिए। फार्मास्यूटिकल सेक्टर को जीरो रेटेड में डाले। 105 नंबर एंट्री का मकसद डॉक्यूमेंटेशन है, और गवर्नमेंट का मकसद टैक्स ब्रॉडनिंग है। गवर्नमेंट का मकसद जो टैक्स रिफंड्स के बोझ को बढ़ाना नहीं है। ये गैर जरूरी तौर पे रिफंड्स का बोझ बढ़ जाएगा,
और इस तरह से फिर रिफंड मिलता नहीं और बिजनेसमैन वो जितने इनपुट्स हैं प्राइस पे डाल के कस्टमर से वापस चार्ज कर लेता है। तो 5th शेड्यूल में 2 एंट्रियां आई और जो एंट्रियां निकल गई मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब जो हमारा 6th स्केड्यूल है वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जम्पशंस को डील करते हैं। जनाब नईम शाह साहब, इसके 3 पार्ट है सर, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। टेबल 1 जो है सर वेरी इंपॉर्टेंटली इट डील्स विद द इंपोर्ट्स एंड सप्लाईज। हमारे यहाँ एक बड़ी कंफ्यूजन पाई जाती है कि जो है मतलब टेबल 1 और टेबल 2 में सेम आइटमें आ रही हैं। ये लाइव एनिमल्स एंड लाइव पोल्ट्री अब सीरियल नंबर 1 से उठाई है और इसको टेबल 2 की सीरियल नंबर 40 पे डाल दी है। तो अपने नाजरीन और पार्टिसिपेंट्स के लिए मैं एक्सप्लेन कर दूं कि टेबल 2 लोकल सप्लाईज को डील करता है। इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट ये लाइव एनिमल्स एंड लाइव पोल्ट्री, इसके नीचे मीट और फिश, एग्स, जितनी भी सीरियल आइटमें आई हैं जो सेकंड स्केड्यूल में गई हैं, अगर ये इंपोर्ट हो रही हैं तो इंपोर्ट स्टेज पे इन पे टैक्स लगेगा 17% के हिसाब से। और जब ये लोकल सप्लाई होंगी तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लोकल की हद तक लोकल ट्रांजैक्शन, अगर हमारे यहाँ लोकल कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, पैदा की जा रही है, तो लोकल ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं होगा, क्योंकि टेबल 2 की सीरियल नंबर 40, 41, 42, 48 और इसी तरह से रिस्पेक्टिव हेडिंगों में जो चीजें टेबल 1 से निकल के टेबल 2 में चली गई हैं वो सिंपली आपको सिर्फ इंपोर्ट स्टेज पे टैक्स हो गई हैं। लोकल सप्लाई अगर आप उसकी लेन देन कर रहे हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसको मैं यूं कहूं कि ये 1 टाइम टैक्स है और जो इंपोर्ट स्टेज पे है और जो प्राइस का पार्ट बन जाएगा तो शायद इसकी दुरुस्त तशरीह होगी। तो ये इंपोर्ट स्टेज पे टैक्स लगेगा और ये आपकी प्राइस का पार्ट बन जाएगा। बीइंग एग्जेम्प्ट आपने अपने क्लाइंट से इसे वापस कलेक्ट नहीं करना, तो इसका इंसिडेंस आपने प्राइस पे शिफ्ट करके इसको प्राइस का पार्ट बनाना है। इसी तरह से मेरी स्क्रीन पे अगर आप देख रहे हैं तो ये आपको लाइव प्लांट्स और इसी तरह की रूट्स और जो भी चीजें नजर आ रही हैं ये सीरियल्स के हिसाब से सबका जिक्र करना जरा मुश्किल है। शुगर केन था, अगर आप फर्स्ट लुक में देखें तो यूं लगता है शुगर केन की एग्जम्पशन खत्म हो गई है तो शायद ये 17% सेल टैक्स हो गया। ऐसी बात नहीं है, ये सीरियल नंबर 41 पे लोकल सप्लाईज में चला गया है। तो बहुत सी एंट्रियां जो है वो टेबल 1 से निकल के टेबल 2 में चली गई हैं और बहुत सी एंट्रियां ऐसी भी हैं जो विड्रॉ हुई हैं। लेकिन यहाँ जनाब प्रेसिडेंट आपकी तवज्जो बड़ी जरूरी है इस बात की तरफ करवाना कि कुछ विड्रॉल ऐसी हो गई है जो बहुत हैरान कुन है। ना सिर्फ हैरान कुन है बल्कि परेशान कुन है। हमने देखा है कि डिजास्टर के लिए जो चीजें आ रही हैं सर, पाकिस्तान में खुदा न खास्ता फ्लड का, अर्थक्वेक का या कुछ किसी भी किस्म का कोई डिजास्टर आ जाए, उसके लिए जो रिलीफ की कंसाइनमेंट्स आएंगी, जो आपको इंटरनेशनल अदारे, इंटरनेशनल आपके कंट्रीज सपोर्ट के लिए कोई गुड्स भिजवाएंगे, उसको भी 17% सेल टैक्स कर देंगे। अच्छा, ये सामान आएगा किसको? ये सामान या तो गवर्नमेंट को आ रहा है, फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, एनजीओस को, या कुछ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपके मुल्क में काम कर रही हैं उनको आता है। और अब ये टैक्स गवर्नमेंट एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डालना चाह रही है। अगर फेडरल गवर्नमेंट को जो एड मिली है उसका फाइनेंस ने सेल टैक्स जमा करा के कंसाइनमेंट क्लियर करवानी है, तो एफबीआर के रेवेन्यू को फॉर द टाइम बिंग बढ़ाने से क्या मिलेगा? एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में पैसे डाल रहे हैं आप। और वैसे भी ये इंटरनेशनली इसकी शायद तासुर इतना अच्छा ना जाए कि जो रिलीफ के लिए, जैसे ये कोविड का सामान आ रहा है, आप समझे डिजास्टर है, कुछ खुदाना खास्ता कोई जलजला, सैलाब, इस तरह की सूरत हाल ममालिक में आती रहती हैं। इंटरनेशनली इस तरह की चीजों के ऊपर टैक्स नहीं होता और आप भी गवर्नमेंट के लिए रही हैं, तो शायद इसके ऊपर ज्यादा जो है वो जो मुनासिब नहीं है। इसी तरह से आगे चलते हुए ये जनाब प्रेसिडेंट, ये 49 सीरियल से लेके और अगर हम इसको देखते जाए तो ये 54 तक जो हमारी बन रही है, इसमें सरकारी अस्पताल भी हैं जी। और इसके अंदर जो है आप अगर 52 देखिए तो 52 में अगर गुड्स इंपोर्टेड बाय और डोनेटेड टू हॉस्पिटल बाय द फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सरकारी अस्पतालों को अगर कोई सामान अपना वो इंपोर्ट कर रहे हैं या डोनेशन आप देना चाहते हैं तो उस सामान पे भी अब आपको 17% सेल टैक्स अदा करना पड़ेगा डोनर को। और अगर ये सरकारी अस्पताल खुद इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये 17% गवर्नमेंट को पे करेंगे। पहले हॉस्पिटल्स जो है वो चैरिटी पे चलते हैं, गवर्नमेंट की जो उनको डोनेशन है वो टोटल हॉस्पिटल की कॉस्ट का, इक्विपमेंट की कॉस्ट का 25% भी नहीं होता। और अब वो डोनेशन से हमने जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स की शक्ल में अपने रेवेन्यू के हुजम को अगर बढ़ाना है तो ये बहुत ही लम्हा फिक्री है। तो मेरी ये गुजारिश होगी अपने पैनलिस्ट से भी कि ये 49 नंबर सीरियल और से लेके 54 तक ये सारी जो है इसी को डील कर रही है। इसी तरह से
ये एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल मटेरियल आ रहा था और ये यूनिसेफ से आ रहा था और इंटरनेशनल अदारे भेज रहे थे। तो अब ये इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट रन कर रही है, एनजीओ रन कर रही है, उनको भी टैक्स देना होगा। तो ये जो आपको स्क्रीन पे सामने एंट्रीज नजर आ रही हैं, इन एंट्रीज का मैं गाय बगाए कोई इंपॉर्टेंट है तो आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। और 63 अगर आप देखें जनाब प्रेसिडेंट, तो 63 नंबर सीरियल जो है, इसमें पर्सनल वेयरिंग अपैरल्स एंड बोनाफाइड बैगेज इंपोर्टेड बाय ओवरसीज पाकिस्तानी एंड टूरिस्ट। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो अगर कोई पर्सनल वेयरिंग लेके आए हैं और कोई उनके पास बोनाफाइड बैगेज है तो उस पर भी 17% टैक्स लगेगा। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, और ये जो इस तरह की चीजें हैं इस पे भी शायद कोई जो है इतना रेवेन्यू तो नहीं मिलेगा, लेकिन इससे कोई तासुर इतना अच्छा जाता हुआ नजर नहीं आता। इसी तरह से अगर ये सब के सब 17% टैक्स है सर इसके ऊपर। अनकुक्ड पोल्ट्री जो है, मीट, ये यहाँ से निकला है लेकिन इसकी एग्जम्पशन इंटैक्ट है, ये टेबल 2 में चली गई है। अगर अनकुक्ड पोल्ट्री आपकी इंपोर्ट होगी तो उस पर टैक्स लगेगा, और अगर वो लोकल सप्लाईज हैं और लोकली से प्रोड्यूस करके की जा रही हैं तो वो उस पर एग्जम्पशन है। इस तरह से जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर हैं उनको एक स्पेस मिली है कि वो इंपोर्टर के साथ 17% की हद तक मुकाबला करने की पोजीशन में आ गए हैं। इसी तरह से आप अगर देखिए कि आपकी जो वो ये बुनियादी एग्जम्पशंस थी जो है वो अब आपकी विड्रॉ हो गई है जी। मैंने 104 नंबर पे फार्मास्यूटिकल एक्सप्लेन कर दिया, ये आपकी स्क्रीनों पे 105 नंबर एंट्री, रॉ मटेरियल फॉर द बेसिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ये मैंने आपसे अर्ज किया विड्रॉ हो गई है। हमारी ये कोशिश और रिक्वेस्ट भी होगी एफबीआर से कि जैसे ये फार्मास्यूटिकल एंड प्रोडक्ट को 0 रेटिंग की है, इसके रॉ मटेरियल्स को भी 0 रेटिंग सेक्टर की तरफ रखा जाए। इसी तरह से आप देखिएगा कि जो सोलर पैनल और आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बुरान है, इसके लिए जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे एग्जम्पशन थी, वो चाहे एलईडी लाइट की थी, एसएमडी की थी, या सोलर पैनल्स की थी, या जिस तरह भी जितने सोर्सेज से ये बनती है लाइट में फूज करने के जराए हैं, वो सब के सब इंस्ट्रूमेंट, उनके रॉ मटेरियल, उनके इंग्रेडिएंट, इक्विपमेंट, उनकी प्लांट एंड मशीनरी, सबसे एग्जम्पशन विदड्रॉ कर ली गई है। एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजें थी, जो ग्रीन हाउसिंग है, जो ऑल्टरनेटिव में लोग प्रोड्यूस करते हैं चीजें, उसको उठा लिया गया है। फाटा पाटा पे प्लांट एंड मशीनरी की एग्जम्पशन विदड्रॉ हो गई है, लेकिन ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है। 2019 में तो ये रिडंडेंट हो चुकी थी, इसलिए यहाँ से इसको डिलीट कर दिया गया है। इसी तरह से जो है ये मशीनरी से और टूल्स और इसी तरह के अप्लायंसेस से रिलेटेड एग्जम्पशंस हैं जो आपके सामने चल रही हैं, ये विदड्रॉ हुई है 6 शेड्यूल में से जी। अब हम आगे चलते हुए इंपॉर्टेंट 1 मिनट के लिए सिर्फ रुकेंगे। लैपटॉप, कंप्यूटर्स, नोटबुक, ये हर एक के इस्तेमाल की आम चीजें हैं। इनमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, नोटबुक्स जो हैं, अगर तो ये लोकली मैन्युफैक्चर होंगे तो इन पे कोई सेल टैक्स नहीं, एग्जम्पशन है, ये एग्जिस्ट करेंगे सेकंड स्काइबल में। और सीरियल नंबर 50 पे टेबल 2 की, और अगर ये इंपोर्ट हो रहे हैं तो यहाँ से विड्रॉ हो गए हैं और इनकी प्लेसमेंट हो गई है जाके 8th शेड्यूल में, और सिर्फ 5% सेल टैक्स लागू किया गया है और एग्जम्पशन विड्रॉ कर ली गई है। ये इंपॉर्टेंट नेचर की जो अमेंडमेंट्स है वहां पे मैं थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ जी, और बाकी मैं इनको आगे स्किप करता जा रहा हूँ। सारे कंसल्टेंट हजरात मेरे साथ हैं, एडवोकेट्स हैं माशाल्लाह, सब मेरे से ज्यादा कॉम्पिटेंट है, वो 6 शेड्यूल को बड़ी तफसील से पढ़ने की अहलियत रखते हैं। इसी तरह से हम आगे चलते हुए देखते हैं कि जो 6 शेड्यूल के अंदर टेबल 2 आ जाता है जी। टेबल, अच्छा, इसमें मैं अर्ज करता चलूं प्रेसिडेंट साहब कि ये जो रेड चिलीज है और जो आयोडाइज सॉल्ट है, इसमें भी प्रपोज किया गया था कि 17% सेल टैक्स लगाया जाए, लेकिन सेनेट ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। और इसके बाद जो है नेशनल असेंबली ने इस डिलीशन को अडॉप्ट करते हुए ये 2 सीरियल नंबर 16 और 107 जो है इनको टैक्सेबल किया, इनकी एग्जम्पशन इंटैक्ट है। टेबल 2 की तरफ आते हैं। जैसे मैंने आपको अपनी स्पीच के पहले पार्ट में बताया, टेबल 2 डील विद द लोकल सप्लाई ओनली। तो लोकल सप्लाई कॉटन सीड की हद तक, इसी तरह क्रूड वेजिटेबल ऑयल, और इस सीरियल आपके सामने चल रही है, एंट्री सीरियल नंबर 1, 2, 4, 9, 15, 16, 22, 23, 34, 38, ये विड्रॉ हो गई है। इसमें मैच बॉक्सेस हैं, रॉ कॉटन है, आपके एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स हैं, सॉसेजेस वगैरह हैं, और ये वो आइटम है जो कि यहाँ से विड्रॉ हुई है। मशीनरी भी इसी तरह से, वो मशीनरी चाहे इनिशियल इंस्टॉलेशन के लिए हो, मॉडर्नाइजेशन, बैलेंसिंग, रिप्लेसमेंट, एक्सपेंशन ऑफ
बिजनेस के लिए हो, वो बिजनेस कोल फायर सिस्टम का था, गैस प्रोसेसिंग का था, ऑयल एंड गैस फील्ड से रिलेटेड एग्जम्पशंस थी, इसी तरह आपके मेडिकल इक्विपमेंट की एग्जम्पशंस थी, डेंटिस्ट्री की थी, और इसी तरह से इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ थी। ये सब की सब टेबल 2 से एंट्रियां डिलीट हो गई हैं। अब मैं टेबल 3 की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ पे प्रेसिडेंट टेबल 3 जो है ये हमारे रॉ मटेरियल्स को और कैपिटल गुड्स और मशीनरी को डील करता है। मुख्तलिफ सेक्टर्स को यहाँ एग्जम्पशंस दी गई थी जो अब विड्रॉ कर ली गई है। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के भी हैं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग के भी हैं, फार्मास्यूटिकल की भी मशीनरीज हैं, कोल माइनिंग की भी हैं इसके अंदर, और इसी तरह से इसके अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए जो मशीनरी आ रही थी उनको एग्जम्पशन हासिल थी, वो सब की सब एग्जम्पशन जो है वो यहाँ से विड्रॉ कर ली गई है। कुछ एग्जम्पशंस जो है वो 8th शेड्यूल में इंटैक्ट है, जब हम वहां पहुंचेंगे तो मैं जनाब को एक्सप्लेन कर दूंगा। इसी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो एग्जम्पशंस थी वो भी सब की सब प्लांट की सूरत में, मशीनरी इक्विपमेंट स्पेयर्स की सूरत में थी, सब विड्रॉ हुई है। तो ये मिला के कुल जो एग्जम्पशंस विड्रॉ हुई हैं ये आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आपके सामने चल रही हैं सीरियल नंबर के हिसाब से। तो मेनली जो मशीनरी है उसकी एग्जम्पशन सारी विड्रॉ हो गई है, और इसी तरह से जो मैंने आइटमें आपको बताई वो काफी सारी यहाँ से डिलीट हो गई है। इसी तरह से हमने देखा कि जो व्हीकल्स के ऊपर, डीजल इंजन के ऊपर एग्रीकल्चर के लिए जो थे उस पे भी एग्जम्पशन थी, वो भी विड्रॉ हो चुकी है। आगे चलते हुए टेबल 3 से निकल के अब हम आगे चलते हैं जनाब प्रेसिडेंट, ये हमारा 8th स्काइबल आ जाता है। टेबल 3 में ग्रेनाइट, मार्बल और इस तरह की इंडस्ट्री स्टोन एक्सट्रैक्शन वालों को भी एग्जम्पशंस थी सर, वो भी विड्रॉ कर ली गई है। सोलर पावर सिस्टम्स के इक्विपमेंट की एग्जम्पशन थी, उसको भी विड्रॉ कर लिया गया है। और ये तमाम चीजें जो विड्रॉ हुई हैं मैंने आपके सामने पार्शली अनाउंस की हैं, इनकी तफसील इन एंट्रियों में तफसील से मौजूद है। ये सब की सब 17% स्टैंडर्ड रेट पे सेल टैक्स की जाएगी। अब मैं आपसे अर्ज करता चलूं कि कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं, यानी वो एंट्रियां डिलीट नहीं हुई बल्कि उन एंट्रियों को सब्स्टिट्यूट किया गया है, उनमें अमेंडमेंट की गई है। सीरियल नंबर 13 पे एडिबल वेजिटेबल्स जो पाकिस्तान में आती थी ये एग्जेम्प्ट थी। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करके अमेंडमेंट ये की गई है कि एडिबल वेजिटेबल्स इंपोर्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान। तो इसका मतलब ये है कि जो अफगानिस्तान से आ रही हैं सिर्फ उनकी एग्जम्पशन इंटैक्ट रह गई है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो आएंगी वो 17% सेल टैक्स हो जाएगी। इसी तरह 15 नंबर एंट्री पे फ्रूट्स थे, तो जितने फ्रूट्स पहले इंपोर्टेड आपके पास आ रहे थे वो सब के सब अब 17% रेट पे टैक्सेबल है। लेकिन जो अफगानिस्तान से फ्रूट्स आएंगे एक्सेप्ट एप्पल, एप्पल के अलावा उन पे एग्जम्पशन इंटैक्ट हुई। इसी तरह ये मिलिंग इंडस्ट्री और सीरियल वगैरह की एग्जम्पशन को राइस मीट के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। ये 13, 15, 19 जो सीरियल नंबर की एंट्री है 32 और 156। 32 में न्यूज़पेपर थे, न्यूज प्रिंट, जर्नल और आपकी बुक्स वगैरह थी। यहाँ से जो है वो ब्रोशर्स और लीफलेट्स और डायरेक्टरीज को निकाल दिया गया है, लेकिन न्यूज़पेपर को टेबल 2 में सीरियल नंबर 51 पे इंटैक्ट रखा गया है। तो ये वो एंट्रीज हैं जिनके अंदर अमेंडमेंट की गई है। जिस तरह इंपोर्ट ऑफ आपकी ये CKD थी, तो ये CKD जो है इसके सामने HS कोड लिखे हुए थे, वो HS कोड शायद इसको रोकते थे और रिस्ट्रिक्ट करते थे, तो वो HS कोड डिलीट कर दिए गए। अब ये अपने नाम के हिसाब से इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक ट्रक्स, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की एग्जम्पशन होगी, और HS कोड की कंडीशन हटा के इसके स्कोप को बढ़ाया गया है। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड एग्जम्पशन के स्कोप को HS कोड की वजह से जो रिस्ट्रिक्शन थी वो HS कोड डिलीट करके उसको मजीद स्कोप को बढ़ा दिया गया है। अब आप देखिएगा ये टेबल 2 में हमारे पास 6 शेड्यूल में ये ब्रेड की एग्जम्पशन थी, और इसमें थोड़ी सी तरमीम अब ये कर दी गई है कि जो ब्रेड, नान, चपाती, शीरमाल और रस हैं, अगर तो ये छोटी दुकानों पे बिक रहे हैं तो इन पे कोई सेल टैक्स नहीं, एग्जम्पशन है। लेकिन अगर टियर 1 वाला रिटेलर जो है वो कोई ब्रेड बेचे तो उसको फिर 17 स्टैंडर्ड पड़ेगा। इसी तरह से रेस्टोरेंट के अंदर अगर ये आइटमें और फूड चेन्स के अंदर स्वीट शॉप पे बिक रही हैं तो इन पे 17% सेल टैक्स लगेगा। अगर आप स्वीट शॉप की, फूड चेन्स की, रेस्टोरेंट, बेकरी की बात करें तो कुछ जस्टिफिकेशन शायद समझ आती है, मगर टियर 1 रिटेलर का मुकाबला ऐसी दुकान से कराना जिसका टियर 1 नहीं है 17% कॉस्ट को अफेक्ट करेगा, और शायद इसमें हमें थोड़ी हार्मोनाइजेशन की जरूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें टियर 1 रिटेलर्स को ज्यादा रजिस्टर्ड करने की जरूरत है ताकि ऐसे लोग जो सिस्टम से बाहर हैं वो इसका फायदा ना उठा सकें, और जो लोग टियर 1 रिटेलर हैं वो इन बुनियादी चीजों पे सेल टैक्स अदा करके अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस
बढ़ा ना ले और अपना प्रॉफिट कम ना करें। ये आपको जो सामने सीरियल नजर आ रही है, ये टेबल 1 से जो एंट्री है टेबल 2 में शिफ्ट हुई है, वो मैंने आपके सामने प्लेस की है। ये पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की टेक्निकल टीम अपनी वेबसाइट पे भी रख देगी, आप तसल्ली से भी इसको बाद में देख सकते हैं। ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम मैं इसको थोड़ा मुख्तसर प्रोनाउंस कर रहा हूँ। इसी तरह से हमारा जनाब प्रेसिडेंट 8th स्केवल जो है ये रिड्यूस रेट को डील करता था। इसकी मोस्टली आइटम्स 5%, 10%, कहीं कहीं 1% और 2% के हिसाब से भी टैक्सेशन थी। ये रिड्यूस रेट विड्रॉ कर लिए गए हैं और अब 17% जो है वो स्टैंडर्ड रेट लग गया है। मैं अपने पार्टिसिपेंट की कन्वीनियंस के लिए चंद एक एंट्रीज आपके सामने बता देता हूँ, जैसे कि डेयरी की प्रोडक्ट्स थी, फ्लेवर्ड मिल्क, योगर्ट, चीज, बटर क्रीम, देसी घी वगैरह। इसी तरह मिल्क क्रीम और जो आपके स्वीटनिंग मिल्क थे, ये सब के सब 10% पे थे, मगर अब ये सब 17% पे होंगे। और डेयरी प्रोडक्ट्स और इसी तरह ऑयल सीड और इसी तरह से जो आपकी जो है कोई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स वगैरह थे, इन सब पे जो रिड्यूस रेट थे वो विड्रॉ हो गए हैं। यहाँ पे काफी सारे मशीनरी और आपके स्टोर स्पेयर विड्रॉ करके 8th शेड्यूल से इनको स्टैंडर्ड, चाहे वो उसके राइस के लिए थे, हार्वेस्ट के लिए थे, कल्टीवेशन के लिए थे, एग्रीकल्चर के लिए थे, सब विड्रॉ कर लिए गए हैं। और ये आपके सामने स्क्रीन पे एंट्री सीरियल नंबर 34, 45, 46 चल रही है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स थे, बैटरियां थी, फिश बेबीज थी और इसी तरह से इंपॉर्टेंट चीज आ गई सिल्वर और गोल्ड के ऊपर जनाब प्रेसिडेंट 1% रेट था। सिल्वर, गोल्ड और जितने भी आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी हैं इन पे 1% रेट था। आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी पे गोल्ड का 1.5 और उस पे जितनी वैल्यू ऐड होगा डायमंड वगैरह उसका 2% के हिसाब से टैक्स था। ये सारी रिड्यूस रेट रजीम विड्रॉ कर ली गई है। अब से ऑनवर्ड आप रॉ गोल्ड की बात करें, आप सिल्वर की बात करें या आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी की बात करें, ये सब के सब 17% के हिसाब से सेल टैक्स में लगेंगे। प्रीवियसली हमने B2B को एक रिड्यूस किया था कि अगर B2B ट्रांजैक्शन होगी तो 16.9% होगा, वो भी विड्रॉ हो गया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां अगर इंपोर्ट होंगी तो हमने रिड्यूस रेट रखा हुआ था, वो रिड्यूस रेट भी यहाँ से विड्रॉ कर लिया गया है। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियां लोकली मैन्युफैक्चर होंगी तो उनकी एग्जम्पशन 6th शेड्यूल में इंटैक्ट है, मीनिंग देयर बाय के इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड व्हीकल्स जो इंपोर्ट होंगी उनको टैक्स स्टैंडर्ड रेट पे देना होगा। और अगर ये लोकली मैन्युफैक्चर होंगी तो हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं वो एग्जम्पशन को अवेल कर सकेंगे। इसी तरह से जो है ये 8th शेड्यूल में भी एक तरमीम भी की गई है। एंट्री नंबर 66 में गारमेंट्स और टेक्सटाइल से रिलेटेड पीओएस के जो इंटीग्रेटेड पॉइंट्स थे, ऐसे ट्रेडर जो पीओएस में रजिस्टर्ड हो, गारमेंट्स टेक्सटाइल में डील कर रहे थे, उनको 10% रेट से बढ़ा के 12% कर दिया। और इसी तरह से जो है ये हाइब्रिड मैंने आपसे जिक्र किया गाड़ियां, और ये जो आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं इनके ऊपर टैक्स की शरह बढ़ा दी गई है। 2 तरह से इजाफा किया गया है। जो 1000 सीसी तक गाड़ियों का 12.5% था, कम करके रायत सिर्फ 850 सीसी तक की गाड़ियों तक महदूद कर दी गई है। 850 सीसी से ज्यादा वालों को 17% ही देना होगा, वो रिड्यूस रेट उनके लिए अब एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरह से ये 1800 सीसी से ज्यादा जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, मैंने अर्ज कर दिया कि लोकल मैन्युफैक्चरर होंगी तो इनको एग्जम्पशन या रिड्यूस रेट होगा, इंपोर्ट वालों को स्टैंडर्ड पे 17% टैक्स अदा करना होगा। कंप्यूटर, लैपटॉप और पर्सनल नोटबुक्स वगैरह पे 5% मैंने आपको ऑलरेडी अर्ज कर दिया। अब हम इसको आगे लेके चलते हुए देखते हैं कि जो टेबल 2 था, ये जनाब प्रेसिडेंट ये मशीनरी को, इक्विपमेंट्स को और मुख्तलिफ किस्म की जो है स्टोर स्पेयर्स को और इस तरह की चीजों को डील कर रहा था। टेबल 2 8th स्केवल का सबका सब कमिट कर दिया गया और इस पे जितनी एंट्रियां थी वो सब की सब स्टैंडर्ड रेट के ऊपर अब सेल्स टैक्स 17% होगी। ये कैपिटल गुड्स भी थी, इसके अंदर कुछ मशीनरी भी थी, कुछ रॉ मटेरियल्स भी थे, वो सब के सब विड्रॉ हो जाएंगे। 8th शेड्यूल को मुकम्मल करने के बाद अब हमारा सफर 9th शेड्यूल की तरफ रवा दवा है। 9th शेड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट, डील विद द मोबाइल फोन्स। इसके अंदर मोबाइल फोन में तरमीम ये आई है कि जो $200 तक के मोबाइल फोन थे, ये पहले 1740 रुपए अदा करते थे, अब ये रायत खत्म कर दी गई है। $200 से $350 तक के जो मोबाइल फोन्स हैं इनको 17% स्टैंडर्ड रेट पर सेट के हिसाब से
अपनी प्राइस पे पे करना होगा। इसी तरह से जो 350 से $500 तक वाले थे उनको रिड्यूस रेट $5,400 पर सेट था। $500 से अबव वाले को $9,270 देने होते थे। ये सब रिड्यूस रेट खत्म हो चुके हैं। अब ये $200 से ऊपर जो भी मोबाइल फोन है उसका इम्पैक्ट ये है कि उसको अपनी प्राइस का 17% सेल्स टैक्स अदा करना है। मेरी सेल्स टैक्स की प्रेजेंटेशन मुकम्मल हुई, लेकिन मैं अपने पैनलिस्ट के लिए यहाँ पे एक दो इम्पोर्टेंट गुजारिशात करूंगा अपनी बात खत्म करने से पहले, कि मेरे जितने अकाबरीन हैं, चाहे वो कराची में अब्दुल कादर मेमन साहब की शक्ल में बैठे हुए हैं, या रेहान जाफरी साहब है, जुबैर बैठे होंगे, और इसी तरह से जिशान मर्चेंट साहब है, लाहौर में भी नईम शाह साहब, राना मुनीर साहब हमारे काबरीन है, इसी तरह से पेशावर में, क्वेटा में, पाकिस्तान की हर टैक्स बार, साहिवाल, उकारा, कसूर इस वक्त यहाँ शामिल है। मेरा सवाल आपके सामने ये है सर कि क्या FBR की तरफ से हर की जाने वाली मूव पे हमें लब बैक कहना चाहिए, या अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी अदा करते हुए वक्त की जरूरत के मुताबिक जो नापसंदीदा फैसले हैं या जिनसे हमारे मुल्क की इकोनॉमी को या आम आदमी को फर्क पड़ता है, उसमें हमें अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमें FBR के साथ तावन सिर्फ उसी हद तक करना चाहिए जिस हद तक FBR रिस्पेक्ट देती है बिजनेसमैन को। मेरा इशारा प्राइम मिनिस्टर साहब की 2 दिन पहले की जाने वाली स्पीच की तरफ है, जिसमें उन्होंने 2500 अरब रुपए की लिटिगेशन का जिक्र किया। जनाब प्रेसिडेंट, आपने अपने एड्रेस में उस तरफ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इशारा करेंगे, आपने नहीं किया। हम समझते हैं कि पाकिस्तान टैक्स बार को प्राइम मिनिस्टर को याद कराना होगा, और थ्रू रेजोल्यूशन याद कराना होगा, और बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में याद कराना होगा कि ये 2500 अरब रुपए की जो आपको प्रोजेक्शंस पेश की गई हैं, ये ना मिलने वाले पैसे हैं। इनकी बुनियाद पे अगर कोई भी प्रोजेक्शन बनाई गई तो वो मुल्क की इकोनॉमी के साथ जुल्म सितम और नाइंसाफी होगी, आपकी हुकूमत के साथ नाइंसाफी होगी, आपके बजट के साथ नाइंसाफी होगी। क्योंकि ये जुल्म सितम के पैसे हैं, ये ऐसी डिमांड्स हैं जो 1-1 लाख रुपए वाले शख्स के ऊपर 1-1 करोड़ रुपए टैक्स का बोझ डाल दिया गया है। ये वो पैसा है जो लोगों को इंसेंटिव दे के, पहले टैक्स क्रेडिट 5 साल की टैक्स हॉलीडे दे के फैक्ट्रियां लगवाई गई हैं, लोगों को टैक्स क्रेडिट दिए गए हैं, और बाद में ऑडिट करके और क्रेडिट की वेरिफिकेशन और क्रेडिट के ऑडिट के नाम पे 65B, 65D और 65E के क्रेडिट्स को टैक्स कर दिया गया है। जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको मैं इस प्रोग्राम से जो है अर्ज करना चाहता हूँ कि आपकी काफी खुफिया इंटेलिजेंस है, और आप अपने मुशीरान की भी इंक्वायरियां करते रहते हैं। आप FBR की भी जरा इंडिपेंडेंट न्यूट्रल लोगों से इंक्वायरी कराएं कि ये जो डिमांड का आपने जिक्र किया, इसमें से कितनी डिमांड जेन्युइन है और कितनी डिमांड ऐसी है जो फ्रीविलिस है और जो फैब्रिकेटेड है और जो सिर्फ अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए क्रिएट की गई है। और मैं समझता हूँ यहाँ इससे ज्यादा बात करनी शायद मुनासिब नहीं होगी, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान टैक्स बार के काबरीन से कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब को इस इशू पे जरूर ऑन बोर्ड लें, और आप उनको हकाइक बताएं और रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए अपना मौक़िफ़ पेश करें। बहुत शुक्रिया। well done. Excellent. थैंक यू वेरी मच अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी डिटेल्ड आपने प्रेजेंटेशन जो है, जो अमेंडमेंट्स आई फाइनेंस अमेंडमेंट एक्ट के तहत, उनको बड़ा तफसीली आपने एक एक अमेंडमेंट का जिक्र किया, और बड़ी आसानी से मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन किया, इतनी मुश्किल चीज़ों को इतनी आसानी से एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब इसमें अब हम जो नेक्स्ट हमारा है कि हम अपने जो आज के हमारे पैनलिस्ट हैं, हम उनकी तरफ 1 बाय 1 करके चलते हैं। तो सबसे पहले मैं कराची खालिद साहब हमारे साथ हैं, हमारे खालिद महमूद साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन। मैं खालिद भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ, और साकिब भाई इनका जो माइक है अनम्यूट कीजिएगा। अनम्यूट है अपना, खालिद साहब बोलिएगा प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी कमर साहब, आवाज आ रही है? अनम्यूट है खालिद साहब, बोलिएगा प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है खालिद साहब। जी, आवाज आ रही है?
जी जी आ रही है, खालिद साहब बोले, कंटिन्यू करें प्लीज। थैंक यू चौधरी साहब। एंड मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने प्रेसिडेंट साहब का भी और आपका भी कि आज एज ए पैनलिस्ट आपने मुझे इस वक्त ऑन बोर्ड लिया है, और शाहिद अतीक साहब का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतनी डिटेल से हासिल जो है वो इसके ऊपर अपनी डिलिब्रेशन दी है। मैं दो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन कुछ सर्टन अदर लॉज जिस तरह के इनकम टैक्स और एफईडी के अंदर भी थोड़ी चेंजेस आई थी, उसके ऊपर टच अप नहीं हुआ है, लेकिन वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल था कि वो उस पर भी डिस्कशन होगी। लेकिन काफी सेर हासिल हुई है डिस्कशन, और हम इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं कि जहां पे डॉक्यूमेंटेशन है, जिस तरह की हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा था कि हम जहां पे डॉक्यूमेंटेशन है और है उसको रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन हम हमेशा से ये कहा करते हैं कि जी गवर्नमेंट को कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले अपने स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ ट्रांजैक्शंस, कुछ चेंजेस ऐसी इंट्रोड्यूस हो जाती हैं जिनको ऑन बोर्डिंग किए बगैर किया जाता है। अगर यही ऑन बोर्ड करने के बाद इन चीजों को अगर ये पाकिस्तान टैक्स बार और जो पाकिस्तान की बाकी बार्स हैं उनके सामने इन चीजों को लेके आया जाता, तो जो इस वक्त हम पॉइंट आउट कर रहे हैं उन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता था। तो यकीनन हम इस वक्त कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं टू द नेशनल एक्सचेकर, लेकिन हम अपना बिजनेस फ्रेंडली माहौल को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। इस वक्त टैक्स नेट को बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन बार बार इस वक्त आपने ये जो इस वक्त हैं मिनिस्टर साहब ने ये इसमें कहा था कि जी आपकी जो सेल्स टैक्स की जितनी भी अमेंडमेंट आई है ये लेमैन पे और एंड यूजर पे नहीं जाएगा। मैं इसको समझने से कासिर हूं कि वैट टैक्स मोड में अगर आपकी सेल्स टैक्स की कलेक्शन होती है तो हाउ कम उसका इफेक्ट आपका एंड कंज्यूमर पे नहीं आएगा। अगर ये जिस तरह के फार्मर सेक्टर से रिलेटेड वो कह रहे हैं, तो उसके अलावा बाकी सेक्टर्स तो हैं। अनफॉर्चुनेटली इसका इम्पैक्ट आएगा, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट काफी सिग्निफिकेंट नजर आ रहा है, और उसकी वजह से ह्यूमन क्राई भी होगी, और अपना रोल जो है वो पाकिस्तान टैक्स बार अपना ड्यू रोल डेफिनेटली प्ले करेगा। जी ओवर टू यू चौधरी साहब। जी थैंक यू वेरी मच खालिद महमूद साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ा ही डिटेल्ड जो है ओवरव्यू जो अपना वो दिया। अब हमारे साथ हाजी मुश्ताक साहब पेशावर से, आज उन्होंने मौजूद होना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई उनकी फैमिली में डेथ हो गई है तो उनको जनाजे पे जाना पड़ गया, तो वो आज अवेलेबल नहीं है। तो मैं अभी हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नईम शाह साहब, फार्मर प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, फार्मर प्रेसिडेंट लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन। शाह साहब मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा, और आज का जो ओवरऑल हमारा वेबिनार है अमेंडमेंट्स के ऊपर हमने जो डिस्कशन किया है फाइनेंस अमेंडमेंट एक्ट 2022 पे, उसमें आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम लेना चाहेंगे। वेलकम शाह साहब। थैंक यू। आप उधर आ जाए, शाह साहब इधर आ जाए। चल ओके कम। जी थैंक यू प्रेसिडेंट साहब, थैंक यू जनाब पैटर्न साहब। मैं ये समझता हूँ कि ना तो ये मैटर डॉक्यूमेंटेशन का है और ना ही जो है ये तो स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेने का इशू है। एक्चुअली तो ये इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं जो उनको इम्प्लीमेंट किया गया है, और जिससे एक फ्लड गेट खुलेगा इन्फ्लेशन का। आज तक वो आइटम्स जो हमेशा से एग्जाम थी उनको टैक्सेबल कर दिया गया है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं था फार्मा को टैक्स करने का, पोल्ट्री, बेकरी, ऑयल सीड, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी,
ये वाले कभी भी ये आइटम जो हैं वो पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं रही। अब जो है वो इंटरनेशनल प्रेशर्स थे, आईएमएफ का प्रेशर्स था, तो जब आईएमएफ का प्रेशर हो तो फिर स्टेक होल्डर को कौन देखता है। और गवर्नमेंट है वो ये क्लेम कर रही है कि आइंदा दिनों में जो है वो बिल्कुल जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आ जाएगी। और लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि ये इन्फ्लेशन जो है उसके फ्लड गेट्स खुल गए हैं, एक फ्लड आएगा इन्फ्लेशन का, और लोग जो है वो पिछले 1-1.5 साल में जो इन्फ्लेशन आई है उसको भूल जाएंगे। टीयर 1 के अंदर जो है वो तकरीबन हर आइटम को जो है वो टैक्सेबल कर दिया गया। तो अब या तो गवर्नमेंट जो है फिर अब उसकी एम्प्लॉज जो है उनकी सैलरीज भी जो है एनहांस करे, जहाँ सैलरीज जो हैं वो तो पिछले कई सालों से जो है वो 5% 10% बढ़ा रहे हैं। और ये जब 17% सेल टैक्स लगता है तो 17% की इन्हांसमेंट नहीं होती, फिर इन्फ्लेशन नहीं आती, वो तो आती है 50% की। इसलिए मैं तो बड़ा ही डिसअपॉइंट हूँ कि ये इस तरह अचानक मिनी बजट के जरिए जब गवर्नमेंट का जी चाहता है एक अमेंडेड जो है वो एक्ट लाती है, और ला के जो है वो सारी पिछली चीज़ें, वो पिछले सारे जो भी लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स किए होते हैं वो हर चीज़ इफेक्ट हो जाती है। इसलिए मैं तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हूँ, मेरी तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। और मैं क्या कह सकते हैं, हम कानून के जो है रखवाले भी हैं, लेकिन हमने ह्यूमैनिटी को भी देखना है, पाकिस्तान की पब्लिक को भी देखना है, हमने सारे अपने सिस्टम्स भी देखने हैं। तो ये तो हर चीज डिस्टर्ब हो जाएगी जिस तरीके से हर आइटम जो है उसको टैक्स में लेके आ गए हैं। तो देखें वक्त के साथ साथ जो रिएक्शंस आएंगे हम भी उसके मुताबिक अपना रिएक्शन शो करेंगे। अभी तो फिलहाल दुआ की जा सकती है अल्लाह से, और हम अपने पैटर्न साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला बेहतर करे हमारे अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए, और हमारे टैक्स फटर्निटी के जितने भी हमारे सारे दोस्त हैं उनके लिए। थैंक यू वेरी मच कमर साहब, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। आपने तो शाह साहब, मैं समझता हूँ कि जो आने वाले हालात हैं उनकी बड़े सही अल्फाज में अक्कासी की है कि जो आने वाला वक्त है शायद ये 17% की महंगाई नहीं होगी, 17% कीमतें नहीं बढ़ेंगी, इससे शायद 50% का इजाफा होगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी कोई जीरो रेटेड सेक्टर या एग्जाम्प्ट सेक्टर को लेके आए हैं उसमें कम से कम 33% से लेके 50% तक उसमें जो इन्फ्लेशन उसका रेट बढ़ा है और उसकी जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होंगी। तो इसमें कोई शक नहीं जो आपने बात की। आज हमारे साथ आफ्ताब नागरा साहब भी पैनलिस्ट मौजूद हैं, लेकिन वो शायद किसी वजह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। और मैं सर फिर अब जो हमारा आज का वेबिनार है इसके कंक्लूजन की तरफ आते हैं। और मैं जनाब अब्दुल कादिर मेमन साहब, पैटर्न पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, सर आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने आज के जो सेशन था हमारा, बड़ी जायद अतीक साहब ने बड़ी डिटेल्ड तमाम जो डिस्कशन है उसको प्रेजेंटेशन बनाई और बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन की और बड़े सादा अल्फाज में सबको बयान किया, जो हम सब के लिए समझने के लिए मैं समझता हूँ कि जो ला के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी एक बड़ी आसानी है। और उसके साथ साथ खालिद महमूद साहब, उन्होंने कराची से हमें